मैंने सभी आईएलटीएस कैम्ब्रिज किताबें ली और टास्क 1 के सभी प्रश्नों को देखा ताकि ये जान सकूं कि उनमें कोई पैटर्न है या नहीं। देखिए, अगर कुछ सामान्य पैटर्न होते हैं तो हम उनका उपयोग करके शानदार परिचय जल्दी और आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं 2 सवालों का जवाब दूंगा। क्या टास्क 1 के लिए कोई सामान्य प्रश्न और सामान्य पैटर्न होते हैं और हम इनका उपयोग करके जल्दी और आसानी से परिचय कैसे लिख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आपको इस रणनीति का उपयोग करते समय कभी नहीं करना चाहिए। टेस्ट के अकादमिक भाग के सभी टास्क 1 के प्रश्न अंग्रेजी में लिखे होंगे। हम इसे इस तरह देखेंगे, आपके पास एक प्रश्न कथन होगा और यह कुछ इस तरह कहेगा जैसे ग्राफ, और फिर यह आपको जानकारी का सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और फिर आपके पास कुछ प्रकार का ग्राफ होगा। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक रेखा ग्राफ है और फिर आप यहाँ दी गई जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट लिखेंगे और आपकी रिपोर्ट के 3 भाग होंगे। यहाँ से हमारे पास विवरण अनुच्छेद है। यहाँ से आप प्रक्रिया के मानचित्र या ग्राफ का विस्तृत विवरण देंगे। यहाँ के बाद एक संक्षिप्त पैराग्राफ होगा और अगर आप यह लिखने के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको अंत में एक और मुफ्त वीडियो दूंगा। लेकिन आज हम जिस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है आपका परिचय। तो आप अपना परिचय कैसे लिखते हैं? आप प्रश्न को लेते हैं और आप इसे पुनः लिखते हैं। पुनः लिखन का मतलब यह है कि आप इसे इस तरह से लिखते हैं कि उसका अर्थ वही रहे, लेकिन आप अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। और हमेशा एक रेखा ग्राफ, एक बार चार्ट या एक पाई चार्ट मिलता है और उनमें हमेशा आंकड़े होंगे, संख्याएं मूल रूप से, या आपको एक नक्शा मिल सकता है या आपको लिखने के लिए किसी प्रकार की प्रक्रिया मिल सकती है। लेकिन क्या कुछ सामान्य शब्द और वाक्यांश हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं? और अच्छी खबर यह है कि ऐसा है, इसलिए 100% मामलों में इसमें कुछ ऐसा लिखा होता है। ग्राफ, चार्ट, टेबल, नक्शा, डायग्राम, जो कुछ भी है ये नीचे या तो दिखाता है या उसके बारे में जानकारी देता है। तो हमें यहाँ पर इसे लेकर परिभाषित करना है। और अच्छी खबर ये है कि हम तुरंत नीचे हटा सकते हैं, क्योंकि जब हम लिखने के लिए जाते हैं तो हम नीचे दी गई जानकारी के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हमने एक शब्द हटा दिया है। विचार करने के लिए एक चीज कम हो गई है। अब तक की अच्छी खबर। चलिए पहले उस जानकारी के प्रकार के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में हमें लिखना है। मैं इन्हें क्रम में रैंक करने जा रहा हूं और ये कितनी आम है। चार्ट 44% में दिखाई दिया, टेबल 24%, ग्राफ 18%, डायग्राम 11% और योजना चूजन 15%। दीज विल सी इज इन प्रतिशत डी आपको टेस्ट के दिन मिलेगा शायद। अगर ये बिल्कुल 86% नहीं है तो मुझे गुस्से में एक ईमेल मत भेजना, लेकिन ये बहुत संभव है कि आपको इनमें से एक मिलेगा। और अच्छी खबर ये है कि आपको बस बार चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, जो भी हो उसे बदलना है। डेटा, वे सभी डेटा का अर्थ रखते हैं। और फिर हमारे पास 14% रह जाता है, जहां यह हो सकता है कि एक नक्शा हो, एक डायग्राम हो या एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन इन सभी को हम इसे चित्रमय विवरण में बदल सकते हैं। एक चित्रमय विवरण बस कागज के एक टुकड़े पर एक चित्र है। जब आप समाप्त कर लें तो आप इसे इस प्रकार बदल सकते हैं। लिख रहे हैं हमारे पास ही। तो चलिए कुछ वास्तविक उदाहरणों को देखते हैं। 2 पाई चार्ट दिखाते हैं कि जनसंख्या कैसे बदली। हम इसे डेटा में बदल सकते हैं। नीचे दिए गए नक्शे दिखाते हैं कि एक औद्योगिक क्षेत्र चित्रण। तो हमारे पास दिखाते हैं और जानकारी देते हैं बचता है। तो दिखाते हैं, आप प्रस्तुत करते हैं, रख सकते हैं, या आप दर्शाता है या प्रदर्शित करता है कह सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द उपयुक्त और सही है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि 1 या 2 शब्द सीखें और फिर आगे बढ़ें। जानकारी देता है के लिए आप समान शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसे सरल रखें। तो यहाँ हम प्रेजेंट्स रख सकते हैं और यहाँ डिस्प्लेज रख सकते हैं। इसके बाद हमें सामान्यतः कुछ इस तरह की जानकारी मिलती है, जैसे प्रतिशत के बारे में। माफ कीजिए अगर यह स्पष्ट नहीं है। संख्या में परिवर्तन या वृद्धि या कमी, तो ये फिर से बेहद सरल है, हम बस सीखते हैं। उपयुक्त और सही तरीके से इसे व्यक्त करने के तरीके, ताकि इसका वही अर्थ हो लेकिन हम अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यह डेटा उस चीज की मात्रा प्रस्तुत करता है जो आमतौर पर विषय के रूप में आती है। यह लोग हो सकते हैं देश, परिवार, घर या पारिवारिक समूह, इस तरह की चीजें। और यहाँ कई अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं। आपको हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या सामान्य आ सकता है, लेकिन अब तक ये 3 सबसे सामान्य थे। तो चलिए इन्हें थोड़ी अधिक विस्तार से देखते हैं।
So Sams, ich habe leider für die वसीयत की बरस में माफ कर सकते हैं। और अगर हम इस लोगों के संदर्भ में देख रहे हैं, गिरफ्तारों पर होने शलदाग या व्यक्ति, लेकिन याद रखें अगर आपको लोगों के बारे में कोई प्रश्न मिलता है, आपको शायद केवल अपनी प्रस्तावना में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी रिपोर्ट में कई बार लोग या उसके पर्यायवाची शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह करने का तरीका यह है कि हम उस संदर्भ के बारे में सोचें जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यह वे लोग हैं जो बारबाडोस गए थे। हम इन लोगों को क्या कह सकते हैं? हम उन्हें पर्यटक कह सकते हैं या हम उन्हें आगंतुक कह सकते हैं, या क्योंकि बारबाडोस के लोग बहुत ही दोस्ताना और मेहमान नवाज हैं, हम उन्हें अतिथि कह सकते हैं। So Frank omhänsa saunders की लॉन्ग को ओरेस्टॉन फॉर सिनेवर्डलिन, बल्कि विशेष रूप से सोचें कि ये लोग कौन हैं क्षेत्रों। और ये दोनों अक्सर जुड़े होंगे, जैसे कि लोग इस देश की यात्रा कर रहे हैं या अधिक संभावना से इस देश में रहने वाले लोग या इस देश के लोग। तो चलिए बारबाडोस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बारबाडोस के लोग वर्णन बारबेडियन नीतस्नैन हैं फॉरबाजनिशिन। बारबाडोस के बाहर के बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन आप बारबाडोस के लोग भी कह सकते हैं, या हम उन्हें बाजन नागरिक भी कह सकते हैं, या बारबाडोस के निवासियों या बारबाडियन निवासियों। यहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े बड़े देशों से परिचित होने की सलाह दूंगा। यह अक्सर आता है बड़े अंग्रेजी भाषी देश, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिका, अमेरिकी, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश। लेकिन एक बात याद रखने की है कि किसी देश का उल्लेख करने के केवल कुछ ही तरीके होते हैं। बारबाडोस बारबाडोस ही है। अगर आप वहाँ से हैं तो आप इसे BIM भी कह सकते हैं, लेकिन यह एक अनौपचारिक तरीका है इसे कहने का। लेकिन आपके लिए जो भारत, पाकिस्तान, चीन या वियतनाम से हैं, आप शायद बारबाडोस को बारबाडोस ही कहेंगे। इसलिए इस शब्द को दोहराने से न डरें, इसे दोहराना कहीं बेहतर है। यदि आप शब्द को दोहराते हैं तो उसे कुछ गलत में बदलने से बेहतर है। उदाहरण के लिए किसी देश के नाम को दोहराने से आपके अंक स्वतः नहीं घटेंगे। अगले शब्द हैं परिवार, और इन्हें विनिमय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आप घर या आवास, और फिर आपके पास कई अलग अलग शब्द हो सकते हैं जो आपको मिल सकते हैं। और मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ कि आप न केवल पर्यायवाची शब्दों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, बल्कि शब्द के रूप को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह श्रमिकों की संख्या के बारे में है, तो उस संख्या पर्यायवाची शब्द है कर्मचारियों, लेकिन आप इस शब्द को लेकर उसके रूप को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे बदलते हैं या उस शब्द का एक अलग रूप है काम कर रहा है, हम इसे काम करने वाले लोग में बदल सकते हैं। या हम कर्मचारियों को ले सकते हैं जो रोजगार में हैं, या यहाँ तक कि उन लोगों को जो कार्यरत हैं, क्योंकि कई छात्र बस पर्यायवाची 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 ही सोचते हैं। लेकिन आप शब्द को ले सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं, या उसे एक पर्यायवाची में बदल सकते हैं और फिर उस पर्यायवाची का रूप बदल सकते हैं। यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, न केवल आपके परिचय के लिए बल्कि आपकी अवलोकन और आपके विवरण वाले अनुच्छेदों के लिए भी। तो चलिए इसे बदलते हैं। तो डेटा हम हटा सकते हैं। नीचे दर्शाता है कि कितने व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं। तो मान लीजिए वे निवासी हैं या ग्रामीण इलाकों देहात में रह रहे हैं, और फिर अक्सर कुछ इस तरह का होगा एक समय संदर्भ। ये बार बार सामने आते हैं क्योंकि अक्सर आपको समय के साथ बदलाव दिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लाइन ग्राफ का उद्देश्य समय के साथ बदलाव दिखाना होता है, और ये वास्तव में कई तरीकों से सामने आते हैं। 50% से अधिक प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सरल बनाते हैं केवल प्रदर्शन के उद्देश्य से। इन समय संदर्भों में से 19% विशेष वर्षों के होते हैं। तो यह कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे 1990 में। नीचे दी गई तालिका 1990 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या दिखाती है। विशिष्ट वर्ष, मैं इसे बस दोहराता, 1990 को अलग तरीके से नहीं कह सकते। और फिर 13% ने कहा बीच में एक्स और वाई। उदाहरण के लिए 1990 और 2004 के बीच, और फिर 8% ने कहा से 1990 से 2004, और आपको केवल इन्हें बदलना है। तो अगर ये कहता है x और y के बीच, तो आप इसी से बदलें x से y, और अगर ये कहता है फ्रॉम x टू y, तो आप इसे बिटवीन x एंड y में बदलते हैं।
तो 1990 और 2004 के बीच को बदलकर 1990 से 2004 कर दिया जाता है। और अगर ये कहता है 1990 से 2004 को 1990 और 2004 के बीच में बदल देंगे, तो हम इसे यहाँ बदल देंगे 1992 से 2004, और उतनी ही भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। लेकिन आप इसे देख रहे हो और सोच रहे हो कि अरे ये तो कहता है कि 4 अलग अलग देशों में, हम इसकी कैसे भविष्यवाणी करें, हम इसका अनुमान कैसे लगाएं। खैर, इससे मुझे यह याद आता है कि 4 आवश्यक सुझाव और एक चीज जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो पहला सुझाव, पराभाषित करें लेकिन पुनरावृत्ति ना करें। हाँ, हर चीज को जटिल बना देना। हम देखते हैं कि छात्र पैराफ्रेजिंग में संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैराफ्रेजिंग कठिन है, मैंने आपको अभी दिखाया कि ये कितना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हर शब्द को बदलने की कोशिश करते हैं और उसे कुछ बहुत ही जटिल में बदलने का प्रयास करते हैं। इसे बस वैसा ही रखें। सादा सुझाव नंबर 2 है, प्रश्न पढ़ें और समझें। हर शब्द को एक रोबोट की तरह न पढ़ें। इसे कैसे बदलूं, तालिका को कैसे बदलूं, नीचे को कैसे बदलूं, देना को कैसे बदलूं, इस तरह एक रोबोट इसे पढ़ेगा। पहले शांत हो जाइए, पुनर्लेखन के बारे में मत सोचिए। प्रश्न को समझें, प्रश्न को पढ़ें और उसके बारे में सोचें और उसके समग्र अर्थ के बारे में विचार करें। इसका मतलब है कि आप एक सटीक और उपयुक्त पैराफ्रेज लिख सकते हैं। उपयुक्त। टिप नंबर 3, एक वाक्य आमतौर पर पर्याप्त होता है। कभी कभी ये 2 होंगे, लेकिन 90% से अधिक प्रश्नों में जो हमने विश्लेषण किए थे, ये सिर्फ एक सरल वाक्य था। बहुत से छात्र ये करते हैं कि वे अतिरिक्त वाक्य सीखते हैं और उन्हें अपनी भूमिका में शामिल कर देते हैं। ये एक स्मरण परीक्षण नहीं है और वास्तव में अगर आप ऐसी चीजें शामिल करते हैं जो वहां नहीं है, तो इससे आपका स्कोर घट सकता है। आपसे अपेक्षा होती है कि आप सिर्फ डेटा को देखें और जो वह कहता है वही रिपोर्ट करें। टिप नंबर 4, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण, सही अभ्यास से ही पूर्णता आती है। आप इस वीडियो को देखकर तुरंत ही बेहतरीन परिचय नहीं लिख सकते। विभिन्न प्रश्नों का अभ्यास करें। यहाँ जो तकनीकें मैंने आपको सिखाई हैं, उन्हें अभ्यास में लाएं। धन्यवाद। अलविदा। केवल तभी करें जब आपको किसी वास्तविक विशेषज्ञ से फीडबैक मिल रहा हो। यही सही अभ्यास है। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि कार्य 1 या IELTS परीक्षा का कोई भी हिस्सा रटने की परीक्षा है। रटने की परीक्षा नहीं ली जा रही है। वे आपकी अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से संवाद करने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। इसलिए आपको आज मैंने जो सिखाया है उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। लेकिन आपको प्रश्न में विभिन्न चीजों की उम्मीद करनी चाहिए। इसलिए यदि आपने केवल यह लिखा तो यह गलत होगा, क्योंकि आप 4 अलग अलग देशों में इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसलिए यदि आप सिर्फ एक रोबोट की तरह काम करते हैं और चीज़ों को याद करते हैं और उसमें जो कुछ अजीब हो सकता है उसकी उम्मीद नहीं करते हैं, तो आप गलत हो जाएंगे। तो हमें इसे समाप्त करने के लिए 4 अलग अलग शब्दों में लिखना होगा। और ये मुझे दूसरी बात पर लाता है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। वह है एक वीडियो देखना और सोचना कि एक वीडियो से आपको ऊंचा स्कोर मिल जाएगा। याद रखें कि मैंने सबक की शुरुआत में आपको यह दिखाया था। आपकी भूमिका का परिचय, आपके पूरे कार्य एक रिपोर्ट का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। आपको यह सीखना होगा कि एक अवलोकन कैसे लिखना है और विस्तृत अनुच्छेद। लेकिन चिंता मत करो, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है जो इसमें आपकी मदद करेगा।